गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा जियोग्राफी का। जियोग्राफी का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर। ठीक है, ये जो वाटर चैप्टर है इसके बारे में हमने सैटरडे को काफी कुछ रीड किया। हमने पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या होता है और किस किस प्रकार से जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर। ठीक है, वाटर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी बात की हमने, एंड वाटर साइकिल के बारे में बात की। ओशियंस क्या होते हैं और सैलिनिटी क्या होती है। सैलिनिटी के बारे में आपको बताया था। सैलिनिटी यानी कि समुद्र में घुले हुए नमक की मात्रा। मीन सैलिनिटी द क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन द ओशन वाटर। मतलब कितनी मात्रा में नमक जो समुद्र में घुला हुआ है उसे ही हम ओशन की सैलिनिटी बोलते हैं। तो बेटा पेज नंबर G45 से स्टार्ट करेंगे आज हम, और उसमें है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन। हम बात कर रहे थे सैलिनिटी की। सैलिनिटी क्या है कि वह समुद्र के महासागरों के पानी में जो नमक घुला होता है उसी की मात्रा को हम सैलिनिटी कहते हैं। अब ये जो सैलिनिटी है किस किस चीजों पर डिपेंड करती है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन, कि कितनी मात्रा में कितनी दर में इवापोरेशन यानी कि बाष्पीकरण होता है। वो भी डिपेंड करता है कि उस ओशन की सैलिनिटी कितनी होगी। देखिए, यदि वाटर इवापोरेट ज्यादा हो रहा है, पानी एक जगह बहुत सारा पानी, आप सोच के देखिए, पानी वहां से वाष्पित ज्यादा हो रहा है, भाप बनकर उठता जा रहा है, मींस पानी की मात्रा कम होती जा रही है और उसके अंदर जो फ्रेश वाटर नदियां लेकर आती हैं वो कम है। फ्रेश वाटर कम आ रहा है लेकिन वो इवापोरेट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ओशन में वाटर कम होता चला जा रहा है और नमक की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि नमक तो वहीं का वही है, फ्रेश वाटर भी थोड़ा बहुत नमक लेकर आ रहा है और ऊपर से ज्यादा नमक वहां से उड़ता चला जा रहा है। एक गिलास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला तो वो हमें थोड़ा नमकीन लग रहा था, लेकिन उसमें से पानी इवापोरेट होता रहेगा। पानी को हम बॉयल कर दें और बॉयल होने के बाद वो हाफ ग्लास ही रह जाए तो उसमें उसकी नमकीन जो है, जो खारापन है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही यदि इवापोरेट वाटर ज्यादा होता रहता है तो वहां पर सैलिनिटी बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, कि इवापोरेशन की दर भी अफेक्ट करती है कि उस ओशन की, उस समुद्र की सैलिनिटी कितनी है। ड्यू टू द ग्रेटर इवापोरेशन, ज्यादा इवापोरेशन के कारण द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इंक्रीज, सॉल्ट की मात्रा बढ़ती है। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर कम होता चला जाएगा लेकिन सॉल्ट उसमें ज्यादा लगेगा। अगर वाटर ज्यादा है तो सॉल्ट की मात्रा हमें कम लगती है, लेकिन वाटर कम हो जाएगा तो हमें उतना ही पानी खारा लगने लगेगा। That is why the salinity of ocean located near the torrid region is above average. That is why, इसी कारण the salinity of the ocean, जो सागरों की लवणता है, कौन से सागर, लोकेटेड नियर द टॉरिड जोन, टॉरिड रीजन। टॉरिड रीजन पढ़ा था ना आपने, 23.5 डिग्री एन से लेकर 23.5 डिग्री एस के बीच का था। वहां पर सैलिनिटी हमेशा अबव से भी एवरेज रहती, एवरेज से भी अबव रहती है। मतलब एवरेज आपको बताई थी मैंने 35% पर ग्राम, 1000 ग्राम वाटर यदि हम गर्म करते हैं तो उस गर्म होने के बाद नीचे 35% जो वाटर बचा, 35% जो नमक बचता है वो ओशन की एवरेज सैलिनिटी है। लेकिन अगर ये जो समुद्र है कहां पर है, टॉरिड क्षेत्र के अंदर है, तो वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर सैलिनिटी भी अबव से एवरेज रहती, एवरेज से अबव रहती है। मोreover ओशन करंट आल्सो अफेक्ट द सैलिनिटी, और उसके साथ साथ ओशन करंट, ओशन करंट क्या होते हैं बेटे, ओशन करंट मींस ओशन की जलधाराएं, महासागरों की जो जलधाराएं हैं आल्सो अफेक्ट द सैलिनिटी, वो भी सैलिनिटी को अफेक्ट करती हैं, वो भी लवणता को प्रभावित करती हैं। फ्रेश वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन इज कैरिड टुवर्ड्स, फ्रेश वाटर जो ताजा पानी है फ्रॉम द पोलर रीजन, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से आता है, ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस से टुवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन, जब उस ध्रुवों से पानी आपके इक्वेटर तक आ रहा है किसी ओशन करंट के कारण, तो सैलिनिटी वाटर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द पोलर रीजन। दोबारा देखिए, फ्रेश वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन, जो फ्रेश वाटर है मतलब ध्रुवों पर बर्फ है और वहां पर जब बर्फ पिघलती है तो जो फ्रेश वाटर वहां से निकलता है इज कैरिड टुवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन, तो वो वहां से कहां तक आ जाता है, ध्रुवों की तरफ आता है बाय द ओशन करंट, ओशन करंट के द्वारा महासागरों में उठने
वाली जलधाराओं के कारण। एंड सेलाइन वाटर, और जो खारा पानी है प्रेजेंट नियर द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के पास है, इज डिस्ट्रीब्यूट टुवर्ड द पोलर रीजन। अब वो पोलर रीजन की तरफ जाएगा, पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आएगा, वो फ्रेश वाटर है, लेकिन इक्वेटर पर जो सेलाइन वाटर है वो पोलर की तरफ जाता है। सैलिनिटी इज मैक्सिमम इन द सी, सैलिनिटी मतलब लवणता जो ज्यादा है सी या ओशन में, लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज्यादा होती है। 23 डिग्री एन और 23.5 डिग्री एन पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड 23.5 डिग्री एस पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन क्षेत्रों के अंदर जो सैलिनिटी है ज्यादा रहती है, बिकॉज द नंबर ऑफ रिवर, क्योंकि ज्यादातर जो नदियां हैं आर इंसिडेंस ऑफ रेन, इंसिडेंस मतलब वो बारिश की घटना का कारण बनती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में थोड़ी गर्मी रहती है। रेन इज लो, यहाँ पर रेन कम है इन दिस एरिया, बट द टेम्परेचर इज जनरली हाई, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहता है। कह रहे बिकॉज द नंबर ऑफ रिवर, ज्यादा नदियों के कारण, द इंसिडेंस ऑफ रेन इज लो, बारिश यहाँ पर कम होती है, बट टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां से क्या होता है, पानी जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है और वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है। एंड सेलाइन वाटर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर, और जो सेलाइन वाटर इक्वेटर के पास होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द पोल, वो पोल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे देखिए, बट द टेम्परेचर इज जनरली हाई, टेम्परेचर वहां पर हाई हो गया, हेंस इवापोरेशन इज मोर, क्यों, क्योंकि वहां पर इवापोरेशन ज्यादा है। बार बार वही बात आ रही है, जब इवापोरेशन ज्यादा होता है एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस, और वहां पर फ्रेश वाटर की सप्लाई कम होती है, एविडेंटली, तो बिल्कुल निस्संदेह ऐसी जगह पर देयर इज इंक्रीज इन सैलिनिटी, सैलिनिटी बढ़ जाती है। मतलब पानी इवापोरेट ज्यादा होता जा रहा है, पानी में तो पहले से ही नमक है, इवापोरेट ज्यादा हो रहा है, लेकिन फ्रेश वाटर वहां पर कम आ रहा है, इस कारण उसकी सैलिनिटी बढ़ती है। इवापोरेशन इज हाई, और जब इवापोरेशन ज्यादा होता है इवन नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में, बट ड्यू टू हैवी रेन, लेकिन ज्यादा बारिश के कारण, मैनी रिवर्स कीप सप्लाइंग फ्रेश वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी नदियां उसमें फ्रेश वाटर को ऐड कर देती हैं, फ्रेश वाटर की मात्रा में ऐड कर देती हैं, तो सैलिनिटी वहां पर लो हो जाती है। इवापोरेशन तो हो ही रहा है ज्यादा ज्यादा, लेकिन बहुत सारी नदियां आकर उसमें मिक्स हो गई, नदियों ने बहुत सारा फ्रेश वाटर ओशन के अंदर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वहां पर फ्रेश वाटर की मात्रा ज्यादा होने के कारण सैलिनिटी रिमेन लो, सैलिनिटी जो है वो कम हो जाती है। सैलिनिटी इज रिलेटिवली हायर इन द सी, सैलिनिटी उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है विच आर पार्शियली सराउंडेड बाय द लैंड, जो कि कैसे लैंड से सराउंडेड होते हैं, सच एज अ मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, इक्वेटर के पास का जो सागर है, रेड सी जो लाल सागर है, एंड द पर्शियन गुल्फ, और जो कि पर्शियन गुल्फ मैंने खाड़ी है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, ये जो क्षेत्र है समुद्र से घिरे रहते हैं, और जहां पर सैलिनिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि इवापोरेशन की मात्रा ज्यादा है और फ्रेश वाटर जो उसमें मिलता है वो कम है। एंड द डेड सी हैज द मैक्सिमम सैलिनिटी, और डेड सी की सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है। डेड सी बोलते हैं मृत सागर, जिसमें वाटर कम और सैलिनिटी ज्यादा हो, उसको हम डेड सी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ओशन वाटर एंड इट्स मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक को रीड करने वाले हैं हम, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ द ocean water और its movement कि ocean water की सर्कुलेशन, ocean water सर्कुलेट करता है, एंड इट्स मूवमेंट, और उसकी गति किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ होती है। देखिए, वाटर ऑफ द ओशन इज नेवर स्टिल, जो पानी है महासागरों के अंदर वो कभी भी स्टिल नहीं होता, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता, मूव करता ही रहता है। मैनी फैक्टर्स रिमेन एक्टिव टू कीप इट्स मूविंग, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, रिमेन एक्टिव टू कीप इट्स मूविंग, जो कि इसकी मूविंग के लिए निर्भर करते हैं, या इसकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कौन सी एक्टिविटी, मूविंग की, पानी जो है वो घूमता रहता है। The movement of the ocean water can be broadly categorized as, जो ओशन वाटर का जो मूवमेंट है उसे हम मुख्य रूप से कैटेगराइज किन किन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले
ओशन की गति को हम कहते हैं वेव्स। क्या कहा जाता है? वेव्स। अब वेव्स में क्या होती है तरंग, समुद्र की मात्रा में लहरों का उठना, वही वेव्स होती हैं। अब देखिए वेव्स क्या है? अपवार्ड। अपवार्ड मतलब देखिए समुद्र का जो पानी है अप एंड डाउन चलता है, तो कभी तो अप होता है, अपवर्ड होता है, कभी डाउनवर्ड है, यही तो वेव्स कहलाती है। अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर नोन एज वेव्स, कि समुद्र के पानी का ऊपर उठना और फिर नीचे नीचे की तरफ जाना, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको हम ओशन वाटर की क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। इन इट इसमें वाटर डज नॉट लीव इट प्लेस, पानी अपनी जगह नहीं छोड़ता, निरंतर उसमें लहरें उठती ही रहती हैं। द वाटर इन द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, समुद्र का पानी राइजेस उठता है एंड फॉल्स नीचे गिरता है अल्टरनेटली, एक के बाद एक बार ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटली, लगातार हो रहा है ऐसा। वेव्स आर फॉर्म, वेव्स तब बनती हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, हवा के कारण। हवा चलती है, पवनें चलती हैं तेज तेज, तो समुद्र में लहरें भी उठती हैं। द साइज एंड द फोर्स ऑफ अ वेव्स डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द विंड। द साइज एंड द फोर्स ऑफ विंड, कि लहरों वेव्स वेव्स का साइज क्या होगा, लहरें कितनी ऊंची उठेंगी, ठीक है, और कितने जोर से उठेंगी, ये डिपेंड करता है किस पर, कि आपकी विंड की स्पीड कितनी थी, विंड की गति कितनी थी, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द विंड, और उसके साथ साथ विंड की ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने समय के लिए कितनी तेज गति से पवनें उठी। वाटर राइजेस फ्रॉम द सरफेस, पानी राइजेस उठता है फ्रॉम द सरफेस, समुद्र की सतह से, इज एन एप्रिशिएबल हाइट, एप्रिशिएबल मतलब एप्रिशिएट करना, हम उसको बढ़ावा देते हैं, मतलब एक अच्छी हाइट तक पानी उठना, इसके यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो गया, एक अच्छी हाइट तक पानी का उठना, ठीक है, उसे हम एप्रिशिएबल कहेंगे। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, ये प्रभावित करता है, देन फॉल्स, और फिर वो नीचे गिरता है, मतलब पवन के प्रभाव के कारण तो पानी ऊपर उठ रहा है, और नीचे किसके कारण गिर रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। Then falls due to the gravitational pull, the highest and the lowest point of the wave, कि सबसे ऊंचा और जो सबसे नीचा पॉइंट है वेव का, are known as crest and throw respectively, उसे हम crest और throw कहते हैं। मतलब जब पानी अपवार्ड उठता है, ऊंचा उठ जाता है, तो उसे crest कहा जाता है, ठीक है, और जब पानी नीचे रहता है तो उसे हम throw कहते हैं, मतलब ये नीचे नीचे आ गया पानी और यहाँ पर ऊपर उठ गया पानी। Waves remain confined to the surface of water, लेकिन जो waves है वो remain confined, वो कहाँ तक सीमित रहती है? surface of the water, water की सतह तक। They have no effect on the deep water, वो पानी में, गहरे पानी में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, पानी के ऊपर ऊपर लहरें चलती रहती हैं। Waves caused by the storm wind, लेकिन जब विंड जो है चलती है किसी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज तूफान आ गया, कपल्ड विद द साइक्लोन, या फिर तूफान के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी और उसके साथ साथ साइक्लोन भी आ गया, चक्रवात भी आ गया, causes a destruction to lives and the property, उसके कारण लाइव्स, वहां के जीवन पर और उनकी प्रॉपर्टी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब जब समुद्र में किसी भी तेज गति से हवाएं चलती हैं और उसके साथ साथ साइक्लोन भी आ जाता है, उसके कारण समुद्र तट पर जो प्रदेश बने हैं वहां पर लोगों के जीवन का और उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। Earthquake and the volcanoes can also create waves in the sea, करे earthquake भूकंप के कारण, और वोल्केनो जब ज्वालामुखी फटता है या पृथ्वी समुद्र की सतह के नीचे earthquake आता है, उसके कारण भी create wave in the ocean, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं। एक केस स्टडी दे रखा है बेटा, इसके बारे में देखिए। सुनामी 26 दिसंबर 2004, कि सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सुनामी आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर, सुनामी किसके कारण होती है? ऑलवेज क्रिएटेड, किसके कारण पैदा होती है? मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, जब समुद्र की सतह के नीचे मूवमेंट होता है। They are caused by the earthquake, समुद्र की सतह के नीचे कंपन आ जाए तो समुद्र की सतह हिलने लगती है और उसके कारण पानी बहुत बहुत ऊंचाई तक उठता है। With अगर अंडर द सी फ्लोर एंड द ओशन, ये जब earthquake आता है समुद्र की सतह के नीचे या फिर ओशन के नीचे, डिवास्टिंग सुनामी, डिवास्टिंग मतलब एक विनाशकारी सुनामी लहरें उठी, हिट द 11th ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसने
11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इफेक्ट किया 26 जनवरी 2004 को। बहुत बड़ी-बड़ी सुनामी लहरें उठी एंड किलिंग मोर देन 1,50,000 पीपल, और जिसके कारण वहां पर क्या हुआ, 1,50,000 लोग मारे गए। ठीक है। इन इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट, यदि हम एक सरकारी अनुमान देखें उसके अकॉर्डिंग 10,136, बेटा एक सेकंड रुकिए। 10,136 people were killed, 10,136 लोग मारे गए एंड 1,000 became homeless, और कई हजारों लोग होमलेस मतलब बेघर हो गए बाय द सुनामी, इन सुनामी के कारण। विच ओरिजिनेट नियर द इंडोनेशिया, ये सुनामी लहरें कहाँ पर हुई, इंडोनेशिया के पास, और इंडोनेशिया कहाँ है, आइलैंड ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा का ही पार्ट है। देखिए यदि आप इस मैप में देखते हैं, ये देखिए ये आपका इंडिया है, दिख रहा है आपको, ये इंडिया से इधर ये इंडोनेशिया आइलैंड है। आइलैंड वो पार्ट होता है जो चारों तरफ वाटर से घिरा हो। यहाँ से सुनामी लहरें स्टार्ट हुई सुमात्रा के पास, ये जो ऑरेंज कलर का डॉट आपको नजर आ रहा है, हिट द साउदर्न पेनिनसुलर, और उसने दक्षिणी पेनिनसुलर को हिट किया। ठीक है, दक्षिणी पेनिनसुलर मतलब जो पेनिनसुलर वो प्रदेश जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। पोस्ट ऑन द 26 दिसंबर 2004 ऑन द मतलब 26 दिसंबर 2004 को। It was triggered by the earthquake in the Indian Ocean which measured 9.0 on the Richter scale. ये शुरू हुआ earthquake इंडियन ओशन में, और जिसे मापा गया, उसकी मेजरमेंट थी, रिक्टर स्केल था उसका 9.0। बेटा आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है वो 2 पॉइंट के रिक्टर स्केल पे हो, अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, 2 पर हो 3 पर हो तो हमें महसूस ही नहीं होता, 2 पर हो 2.5 पर हो महसूस नहीं कर पाते, 3 पर भी बहुत हल्का सा ही होता है, 4 तक भी हमें थोड़ी झटके महसूस होते हैं, लेकिन यदि अर्थक्वेक 5 तक हो फिर भी हम नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन यदि जो अर्थक्वेक है उसकी मेजरमेंट उसका रिक्टर स्केल 6 से ऊपर हो तो बहुत भारी नुकसान होने की आशंका होती है। तो देखिए यहाँ पर तो कितना बड़ा सुनामी आया होगा, कितनी बड़ी लहरें उठी होंगी, समुद्र में कितना जोर का अर्थक्वेक आया कि उसका मेजरमेंट था 9.0। 9.0 मतलब सब कुछ खत्म हो जाना वहां पर। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका करंट। करंट मतलब जल धाराएं। करंट किसे कहते हैं बेटा, जल धाराओं को। करंट्स आर द अनदर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। करंट एक दूसरी गति है किसकी, ओशनिक वाटर, समुद्र के पानी की। ठीक है, एक और गति है ये समुद्र के पानी की, विच फ्लो रेगुलरली, जिसमें वो रेगुलरली फ्लो करता है समुद्र का पानी, कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार कर रहा है, इन अ डिफाइंड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। समुद्र का पानी जब एक निश्चित दिशा में ही रेगुलर मूवमेंट करता है ऑन द सरफेस एंड द सब सरफेस ऑफ द ओशन, समुद्र की सतह के सरफेस पर, सतह पर और सतह से थोड़ा सा ऊपर, तो उसे हम ओशन करंट कहते हैं। करंट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन दोज एरिया, करंट से जो जलधाराएं हैं सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं which are under the influence of a permanent wind, जहां पर परमानेंट विंड बहती हैं। आपने पढ़ी थी ना 3 टाइप्स की विंड की, परमानेंट विंड थी आपकी, सीजनल विंड थी, ठीक है। जो आपकी परमानेंट विंड थी, जिन क्षेत्रों के अंदर परमानेंट विंड होती है समुद्र के आसपास, वहां पर ये ओशन करंट चलते हैं। These currents keep flowing in the direction of wind, ये करंट किस दिशा में चलते हैं, जिस दिशा में वायु चलती है, जिस दिशा में पवन चलती है। Beside winds, wind के साथ साथ अदर फैक्टर सच एज रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरे फैक्टर जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रोटेट करना मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमना, और अर्थ जो है अपना एक रोटेशन जो है 24 आवर में पूरा करती है। ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति,
समुद्र की अपने पृथ्वी की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एक ऐसी पावर है पृथ्वी के अंदर कि वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। लेकिन समुद्र के पानी में ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी ये ओशन करंट चलते हैं। रेन, बारिश, इवापोरेशन, जलवाष्प बन जाना, प्रेशर, कितना एयर का प्रेशर लग रहा है, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तापमान में भी विभिन्नताएं होती हैं, सैलिनिटी और वहां की लवणता कितनी है, ये सब डिपेंड करते हैं ओशन करंट को। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द करंट, ये सब करंट को, जो करंट क्रिएट होते हैं, नई जलधाराएं चलती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं। अब हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली करंट्स के बारे में। ड्यू टू द करंट के कारण वाटर ऑफ द ओशन, जो महासागरों का पानी है, कीप सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर सर्कुलेट करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर घूमता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ओशन करंट, कितने टाइप के होते हैं आपके ओशन करंट। तो बेटा जो आपका ओशन करंट होता है वो टू टाइप के होते हैं। नंबर वन, वार्म करंट, वार्म करंट। नंबर टू है आपका कोल्ड करंट। देखिए बेटा वार्म करंट कहाँ होगा, वार्म मतलब गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं कहाँ पर होंगी, जहां पर सन की रेस ज्यादा बढ़ेगी और उसके कारण पानी गर्म हो जाएगा। तो जो ये वार्म करंट है ये इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं, इक्वेटर के पास सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है। कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट आपके पोल के पास, क्योंकि जो पोल है, जो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल के पास का जो एरिया है, वहां पर सन की रेस ना के बराबर आती है, इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर कोल्ड करंट ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। जो वार्म करंट ओरिजिनेट होता है, तो वार्म करंट इक्वेटर पर ओरिजिनेट हुआ, लेकिन वो किधर जाता है, पोल की तरफ, मतलब पोल की तरफ जाएगा। और जो पोल पर ओरिजिनेट हो रहा है ये आपका इक्वेटर की तरफ आएगा, ये इक्वेटर से शुरू हुआ, इक्वेटर से पोल की तरफ आएगा। और जो कोल्ड करंट है वो आपका पोल पर ओरिजिनेट हुआ और वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा। आप देखो इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। जब आपका वार्म करंट जो है आपका इक्वेटर पर ओरिजिनेट हुआ, ये आपका इक्वेटर पर ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर से वार्म करंट चला, गर्म पानी की जलधाराएं चल रही हैं और पोल की तरफ जा रही हैं। जैसे जैसे वो पोल की तरफ जा रही है, पोल पर है सर्दी, लेकिन वहां पर आ गई गर्म पानी की लहरें, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहता, बर्फ जो है जमती नहीं वहां पर, मतलब पानी जो है वो फ्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि वहां से गर्म जलधाराएं निकल रही हैं। इस कारण जो समुद्र के आसपास का एरिया है वो अच्छा हो जाता है। मतलब आप देखिए ना, बहुत ज्यादा सर्दियां और कहीं से वार्म करंट्स आ जाए, गर्म हवाएं चलने लगे, गर्म जलधाराएं आ जाए समुद्र की, तो वहां पर जो है टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो है आपका कोल्ड करंट, ये पोल के पास से चलेगा, ये पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, पोल पर है बहुत सर्दी और धीरे धीरे चलता हुआ इक्वेटर की तरफ आएगा और इक्वेटर पर है बहुत गर्मी। पोल से जो करंट आ रहे हैं वो है ठंडे, वो ठंडी जलधाराएं और इक्वेटर तक आती हैं, तो इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, तापमान थोड़ा कम हो जाता है, तो इक्वेटर पर भी थोड़ी राहत हो जाती है। तो चलिए हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, करंट्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, वार्म करंट क्या है, देखिए वार्म करंट्स जनरली फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड द पोल। जो आपके वार्म करंट्स हैं, जो गर्म जलधाराएं हैं, जनरली फ्लो, अधिकतर वो किधर की तरफ बहती है, फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, वो मध्य रेखीय प्रदेशों से पोल की तरफ जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ देयर वाटर इज स्लाइटली हायर, अब क्योंकि ये वार्म करंट है इसीलिए इनका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है देन द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया की बजाय, ठीक है। वार्म करंट है, गर्म पानी आ रहा है, आसपास का टेम्परेचर से वहां पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास से गर्म जलधाराएं जा रही हैं, पानी जा रहा है, तो पानी का टेम्परेचर आसपास के एरिया से तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि पानी तो गर्म है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका कोल्ड करंट, कोल्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला था, तो ये तो चला था आपका इक्वेटर से पोल की तरफ, ये आएगा पोल से इक्वेटर की तरफ। कोल्ड करंट्स जनरली फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन, ये आपके ध्रुवीय प्रदेशों से इक्वेटर तक आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ देयर वाटर इज स्लाइटली लोअर,
यहाँ पर जो टेम्परेचर है थोड़ा लो होता है उसके सराउंडिंग एरिया से, क्योंकि ठंडी जलधाराएं हैं, और आसपास के एरिया से उसका टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ही। तो बेटा देखिए, ये कुछ आपके कोल्ड और वार्म करंट दे रखे हैं। ये देखिए विश्व में ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये आपके कोल्ड करंट को दर्शा रही है, और जो आपकी ऑरेंज लाइन है ये वार्म करंट्स को दिखा रही है। अब देखिए वार्म करंट जो है आपके इक्वेटर के पास ओरिजिनेट हो रहा है, और वो किधर जा रहा है, देखिए पोल की तरफ। उसके एरोज जो हैं पोल की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। लेकिन जो ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्वेटर की तरफ। देख रहे हैं ना, ये उल्टा चल रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। किन किन क्षेत्रों के अंदर कोल्ड और वार्म करंट होते हैं उसके लिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस टेबल में क्या बताया गया है, पैसिफिक ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है ये, इसका नाम है प्रशांत महासागर। यहाँ पर भी कोल्ड और वार्म दोनों ही प्रकार के आपके करंट होते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एक करंट है जिसका नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये कैसा है, वार्म करंट है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्यूरेशियो करंट, ये भी वार्म है। नॉर्थ पैसिफिक करंट ये भी वार्म है, लेकिन कैलिफोर्निया करंट ये कोल्ड है। साउथ इक्वेटोरियल करंट ये आपका, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर के हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो पैसिफिक ओशन में ये करंट आए, और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट है वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये भी वार्म है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये करंट के नाम है, ये कोल्ड है, एंड पेरू करंट ये भी कोल्ड है। ये दोनों के दोनों पैसिफिक ओशन में होते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अटलांटिक ओशन में देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म है, और कैनेरी करंट कोल्ड है, एंड लेब्राडोर करंट भी कोल्ड है। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, ब्राजील करंट वार्म, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड, और बेनेगुला करंट कोल्ड, एंड फॉल्कलैंड करंट कोल्ड। ये आपके अटलांटिक ओशन में है, दोनों हेमिस्फीयर में। ऐसे इंडियन ओशन जो आपका इंडिया के नीचे है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, मॉनसून ड्रिफ्ट ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो ये है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, और ये क्या नाम है, देखिए मोज़ाम्बिक करंट वार्म है, एंड द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट ये आपका कोल्ड करंट है। दोनों हेमिस्फीयर में कौन कौन से करंट पाए जाते हैं। अब करंट्स तो आपने पढ़ लिए, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, इनका इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी वार्म करंट चलेंगे, वार्म करंट पोल की तरफ जाएंगे, जिधर जिधर जाएंगे, क्योंकि वो गर्म जलधाराएं हैं, तो उसके कारण टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जहां से भी आपके कोल्ड करंट आएंगे, कोल्ड करंट ठंडी जलधाराओं को लेकर आते हैं, इस कारण वहां का टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, ओशन करंट्स हैव फॉर रीचिंग इफेक्ट, फॉर रीचिंग इफेक्ट मतलब महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण इफेक्ट डालते हैं क्लाइमेट जलवायु पर, एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कोस्टल एरियाज, और समुद्र के तट पर जो क्षेत्र हैं उनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, मतलब जहाज चलते हैं, जहाजों से सामान लाया जाता है, लेकर जाया जाता है, उतारा जाता है, तो वहां पर इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होती है उन्हें वो प्रभावित करते हैं। A point, ocean current influence the temperature of near place near which they flow. कह रहे हैं ओशन करंट जो जलधाराएं किसको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, टेम्परेचर तापमान को प्रभावित करती हैं, उन क्षेत्रों के तापमान को नियर विच दे फ्लो जहां से वो उत्पन्न होते हैं। वार्म करंट जैसे कि आपका वार्म करंट, गर्म जलधाराएं इक्वेटर के पास ओरिजिनेट हुई थी। वार्म करंट मेक द प्लेस वार्मर, वार्म करंट उन जगहों को गर्म कर देते हैं नियर विच दे फ्लो जहां से वो उत्पन्न हुए। वार्म करंट इक्वेटर से उत्पन्न हुए तो इक्वेटर में ओशन के पास के जो तटीय प्रदेश है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो वार्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्म गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक एग्जाम्पल दिया है जो हमने पीछे टेबल में पढ़े थे ना, उनमें से एक एग्जाम्पल है वार्म गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट का एग्जाम्पल है। ये कहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, कीप द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। इसके कारण जो यूएसए जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका जो पूर्वी तट है कंपैरेटिवली वार्मर, वो तुलनात्मक में ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब अगर उसका साउथ से
ईस्ट कोस्ट की बात की जाए तो उसका ईस्ट कोस्ट ज्यादा गर्म होता है क्योंकि उसके ईस्ट कोस्ट के पास से कौन सी जलधाराएं निकलती हैं? गल्फ स्ट्रीम। इट कीप्स द रीजन आइस फ्री ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और ये इस क्षेत्र को बर्फ से फ्री कर देती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में भी वहां पर गर्म जलधाराएं आती हैं जिसके कारण वहां पर बर्फ नहीं जम पाती। ठीक है, तो विंटर सीजन में भी वहां पर बर्फ नहीं होती, सर्दी तो होती है, लेकिन टेम्परेचर वहां का जितना लो हो रहा था उतना लो नहीं रहता, टेम्परेचर उससे इंक्रीज हो जाता है। Cold currents lower the temperature of the place near which they flow। ये उल्टा कि कोल्ड करंट्स उन जगहों को जहां से वो उत्पन्न होते हैं, जहां से वो चलते हैं, उन जगहों के तापमान को कम कर देते हैं क्योंकि वो ठंडी जलधाराएं हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोल्ड लेब्राडोर करंट, जैसे कि एक ठंडा जलधारा है जिसका नाम है लेब्राडोर, फ्लो अलोंग द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका से निकलता है, अलोंग द नॉर्थ ईस्ट जो उसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहां से। अमेरिका कीप द लेब्राडोर कोस्ट फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण अमेरिका का जो ये तट है वो कैसे थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा वर्ष वहां पर क्या रहती है? फ्रोजन, जमा रहता है, क्योंकि एक तो वहां पर पहले ही सर्दी और ऊपर से वहां पर ठंडी जलधाराएं निकलती हैं जिसके कारण ये तट हमेशा ही जमा रहता है। देखिए हमने दोनों ही बात की, एक नॉर्थ अमेरिका में और आपका यूएसए भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है। दोनों ही क्षेत्रों में देखिए एक जगह तो बर्फ हो गई और दूसरी जगह पर बर्फ फ्री हो गया। क्यों आइस से फ्री हो गया? क्योंकि एक जगह तो वार्म करंट निकले, जहां से वार्म करंट ओरिजिनेट हुआ वो जो प्लेस था आइस फ्री हो गया, लेकिन जहां से आपका कोल्ड करंट आया वहां पर पूरा का पूरा वर्ष जो है बर्फ जमी रही। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ते हैं इसका ए टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक ना बेटा हम कल करेंगे। अगर आज हमने बी पॉइंट को स्टार्ट किया तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, सब बच्चे बुक की रीडिंग करते हैं या नहीं? जिया, अंशिका, मुकुल, नोटबुक पूरी है सभी की? चलिए बेटा, तो फिर लीव कर दो, कल करते हैं हम क्लास ज्वाइन। ठीक है, अभी टाइम हो गया आपका, लीव कर दो। लीव करो जिया, पीयूष, ऋषभ लीव करो, ऋषभ लीव करो बेटा।